Hello everyone. Today in this lecture we are going to study two new topics from capacitors. अभी तक हमने कैपेसिटर में दो टाइप के कैपेसिटर स्टडी किए हैं. The first one is spherical conductor and the second one is parallel plate capacitor. अब इस लेक्चर में हमें जो ये दो टॉपिक स्टडी करने हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. मतलब अगर हमें दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा. कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा. तो ये एक टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सो इस लेक्चर में हमने एक फर्स्ट ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. देन द सेकेंड टॉपिक विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. मतलब हमारे पास दो से ज्यादा कैपेसिटर है तो हम लोग उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी सर्किट में. सो ऐसे दो कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो ये दो टॉपिक हम लोग आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. अब तक हमने कैपेसिटर के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो देखे लास्ट दो लेक्चर में, फर्दर हम लोग इसी टॉपिक पे थोड़े एडवांस मतलब डाई इलेक्ट्रिक को इंक्लूड करके भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं पहले. इफ यू रिमेंबर, इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by distance r, then what will be the force between two charges? So force का फॉर्मूला हमें फर्स्ट चैप्टर से पता है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r². अगर इसी दो चार्ज को डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में सेम सेपरेशन में अगर प्लेस करेंगे, मतलब दोनों चार्ज के बीच में एयर मीडियम नहीं होगा, हमने मीडियम प्लेस किया है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन सेम, तो फोर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा. तो हमने देखा था एफ डैश जो न्यू फोर्स मिलेगा वो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε/r². तो ये एप्सिलॉन और ये रहेगा ε0. ये परमिटिविटी होगी वैक्यूम में और ये परमिटिविटी होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में. इसी को हमने सॉल्व करके देखा था. तो एफ डैश हमें मिला था F/K. ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है. तो इसी फॉर्मूला से पता चलेगा, इसी कंसेप्ट से पता चलेगा हमें कि अगर दोनों चार्ज को डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो ओरिजिनल फोर्स से K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो ये एक रिलेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो आज ऐसे ही हम लोग कैपेसिटेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे. अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का मीडियम अगर इनिशियली हम लोग मान ले वैक्यूम, तब फॉर्मूला है C = ε0A/d. इफ वी चेंज द मीडियम, अगर हमने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया तब C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस से, इंक्रीज और डिक्रीज. तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है. हम लोग दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और फाइनल आंसर हमें पता चलेगा. सो आज के इस लेक्चर में ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का डिस्कशन करना है. सेकेंड थिंग, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम चीज प्रूव की थी चैप्टर नंबर 1 में. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो ये सारे कंसेप्ट हमें याद रखने हैं. इसी सारे कंसेप्ट को यूज करके कैपेसिटेंस के लिए भी रिलेशन हम लोग प्रूव करेंगे. इसके बाद और एक कंसेप्ट जो हम लोग इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं, जब हमने पोलराइजेशन स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक. तो डाई इलेक्ट्रिक का सेपरेट टॉपिक हमने लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी. अगर कोई कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जनरेट होगी कि वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देगी. ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था. और नेक्स्ट, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. और पोलराइजेशन की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें इनसाइड, वो
ई आउटसाइड मतलब जो हमने एक्सटर्नली दी है उससे इक्वल नहीं हो सकती। तो ये दोनों टॉपिक हमने ऑलरेडी पोलराइजेशन में और डाइलेक्ट्रिक में डिस्कस किए थे। तो आज इस टॉपिक में हम लोग ये एक डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे और सेकेंड थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंसेप्ट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो ये दोनों कंसेप्ट को यूज करने के बाद हमें कैपेसिटेंस का रिलेशन मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। सबसे पहले डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम के अंदर आपको ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है टोटल प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट पे टोटल चार्ज है माइनस क्यू ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने, स्मॉल डी। इसी डिस्टेंस का मतलब ये जो डिस्टेंस स्मॉल डी लिया है उसी डिस्टेंस के इक्वल अगर हमने कोई एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लिया डी थिकनेस का, तो ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये रेड लाइन से आपको दिखेगा, ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने ये दोनों प्लेट के बीच में प्लेस किया है। इनिशियली डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तब दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम था। अब नेक्स्ट जब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया है तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस ली है हमने इनिशियली वो कितनी है, D इज इक्वल टू टी। मतलब जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस के इक्वल हमने थिकनेस कंसीडर की है। अब जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, हमारे पास दो प्लेट्स अवेलेबल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनिशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाउनवर्ड्स मतलब प्लस टू माइनस। जैसे हमने ये स्लैब प्लेस किया तब उसके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और ड्यू टू पोलराइजेशन ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाइलअप होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने स्पेशली इंडिकेट किया है माइनस क्यू पी, मतलब पोलराइज चार्ज है ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इसलिए इसको सिंबल में हमने पी लिखा है। और यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो यहाँ पे लिखेंगे हमने प्लस क्यू पी, मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन ये चार्जेस क्रिएट हुए हैं। तो इसकी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, प्लस टू माइनस मतलब अपवर्ड्स। हमारी एक्सटर्नल फील्ड थी डाउनवर्ड्स, तो ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। बट डाई इलेक्ट्रिक की जो कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है E इज इक्वल टू ई नॉट ओरिजिनल माइनस ई पोलराइज्ड। तो ये हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो डायग्राम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, ये सारी चीजें इंडिकेट की है। इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हैं। स्मॉल d इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, E नॉट विच इज इक्वल टू यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन प्लेट्स, EP इंड्यूस फील्ड बिटवीन प्लेट्स बट अपोजिट टू E नॉट, E नॉट से अपोजिट ये इंड्यूस होगी, और कैपिटल A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ये पूरे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे। अब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर टू लार्ज प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल A separated by a distance small d. The charge on the plates is प्लस और माइनस क्यू। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंग टू द चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस सिग्मा। देन व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जब ये दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम होगा मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। इफ यू रिमेम्बर द थियरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस दोनों प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये ऑलरेडी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तब की कंडीशन है, मतलब इफ वी हैव वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स देन ई नॉट एंड वी नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड ई नॉट इंटू डी। और इसी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए।
तो ये सारी इनिशियल कंडीशन हमने डिस्क्राइब की। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब कंसिडर करेंगे हम, तब चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस हो पाएंगे वो हमने स्टडी किया है। तो सेकेंड पॉइंट, कंसिडर अ डाइलेक्ट्रिक inserted between the plates of thickness T is equal to D. So the dielectric is polarized by the field and surface charge density plus or minus sigma p arise on the plates. अब जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पुट किया दोनों प्लेट के बीच में, तब ड्यू टू पोलराइजेशन ये दोनों चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी प्लस और माइनस सिग्मा पी ऑन द प्लेट्स। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ऑन एप्सिलॉन 0, बट पोलराइजेशन जैसे स्टार्ट होगा तो ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिक्रीमेंट होगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस पोलराइज्ड, तो E नॉट माइनस ईपी। E नॉट जो इनिशियल थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस ईपी जो पोलराइज्ड फील्ड सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। सो एप्सिलॉन 0 को हम लोग कॉमन लेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक इक्वेशन आ गई जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया। अब नेक्स्ट, फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0। E0 मतलब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी तब पोलराइजेशन इतना ज्यादा होगा। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए ये एक कंडीशन लिखी है हमने, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग उतनी ही चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू E। अब ये E नॉट और E इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये E नॉट मतलब जो हमने एक्सटर्नली फील्ड प्रोवाइड की है, और ये E मतलब जो हमारी फाइनल फील्ड मिली हमें आफ्टर पोलराइजेशन। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। ये इनिशियल जब वैक्यूम था और ये E मतलब फाइनल जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेस किया। सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और दोनों टर्म को हमने डिवाइड किया तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन सिग्मा विच इज इक्वल टू E अपॉन E नॉट, विच इज इक्वल टू E अपॉन E नॉट का रिलेशन तो हमने अभी स्टडी किया। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स की बात करेंगे तो F डैश इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, F अपॉन k, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो E नॉट इज इक्वल टू E बाई k, तो k टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगी फील्ड। सो यहाँ पे E बाई E नॉट विच इज इक्वल टू 1 बाई k, तो 1 बाई k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन k। हियर k इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक रिलेशन मिला, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई k। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया है तब दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। इनिशियल फॉर्मूला हमारा था E नॉट इंटू डी, और E नॉट इंडिकेट करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनिशियल। अब ये E मतलब जो पोलराइजेशन के बाद बनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने अभी डिराइव की सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। सो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू E इंटू डी विच इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल डी। अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन के। तो इसी टर्म को वापस रिप्लेस करेंगे सिग्मा अपॉन के, बाकी के टर्म डी अपॉन एप्सिलॉन 0 एज इट इज। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सिग्मा के प्लेस पे हमने पुट किया चार्ज पर एरिया इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0, बाकी का टर्म एज इट इज। नाउ एप्सिलॉन 0 a बाई डी, ये एक टर्म आपको दिखेगा यहां से, एप्सिलॉन 0 a बाई डी, ये हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस था। सो C इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला। तो Q अपॉन पोटेंशियल जो हमने यहां से डिराइव किया, Q इंटू डी इंटू के एप्सिलॉन 0 a। अब ये पूरा टर्म हमने रीअरेंज किया और लिखा Q से Q कट हो जाएगा, बाकी बचेगा K एप्सिलॉन 0 a बाई
डी, और एप्सिलॉन 0 ए बाई डी मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस। तो सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की इफेक्ट। अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया, उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएंगी। बट एक ऐसी ये फिजिकल क्वांटिटी है कैपेसिटेंस जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में आपको याद रखना है। अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की इफेक्ट हमने स्टडी की। ये स्पेशली थियरी आपको 2 मार्क्स में आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। ये एक थियरी और उसके साथ में कोई दूसरी एक थियरी कंबाइन करके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये पूरी थियरी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको पॉइंट्स याद रखने इस थियरी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब उसकी थिकनेस हमने कितनी ली है, D इज इक्वल टू टी। जब वैक्यूम था तब कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की क्या वैल्यू थी, उसकी लिस्ट बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद जैसे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने स्टडी की। उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज डेंसिटी की वैल्यू में चेंजेस देखा, उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू, और फाइनली Q बाई वी। सो थियरी आपको 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट करनी है, स्टेप बाय स्टेप। Now the next topic is combination of capacitors in series and parallel. First we will discuss series combination of the capacitors. अगर हमारे पास V वोल्ट की बैटरी दी है और V वोल्ट की बैटरी के साथ 2 से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ सकती है। तो कॉम्बिनेशन की सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर हमारे पास 5 माइक्रोफेराड के 2 कैपेसिटर है और हमारी रिक्वायरमेंट 2.5 माइक्रोफेराड की है, सो 5 माइक्रोफेराड का यूज करके हम लोग 2.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर बना सकते हैं या नहीं। तो इसी के लिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो हम लोग कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करेंगे कि इसका फाइनल आंसर होगा या तो 10 माइक्रोफेराड या फिर 2.5 माइक्रोफेराड। According to our application, we can connect capacitors in 2 ways. The first one is series and the second one is parallel. तो आज की इस टॉपिक में हम लोग कॉम्बिनेशन में ये 2 कॉम्बिनेशन स्टडी करने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल। अगर हमें कैपेसिटेंस का फाइनल आंसर चाहिए, मतलब जो कॉम्बिनेशन के बाद हमारा फाइनल कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसी के लिए अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें चार्ज और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू कॉम्बिनेशन, ये भी स्टडी करना होगा। सबसे पहले डायग्राम के साथ हम लोग चार्ज और पोटेंशियल में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमने V वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर C1, C2 और C3 के साथ कनेक्ट की है, अगर हमने स्विच ऑन की तो यहां से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट बैटरी की हमने कनेक्ट की है फर्स्ट प्लेट ऑफ दी फर्स्ट कैपेसिटर। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे हम लोग तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस इस C1 की फर्स्ट प्लेट के ऊपर पाइलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बीच में एयर मीडियम है तो करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो अब हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाइलअप हो गए तो ड्यू टू इंडक्शन ये वाली प्लेट कैसे बनेगी, नेगेटिव। अगर ये प्लेट नेगेटिव है तो ये वाली प्लेट बन जाएगी पॉजिटिव, देन अगेन ये वाली प्लेट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड द फाइनल प्लेट इज नेगेटिव। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स है तो सारे कैपेसिटर्स में सेम प्रोसीजर होगी। फर्स्ट प्लेट जहां पे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अगर ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी तो उसी कैपेसिटर की सेकंड प्लेट नेगेटिव। जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस Q हमने इंड्यूस किए उतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी इंड्यूस होंगे। जितने नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस किए उतने ही पॉजिटिव यहाँ पे भी इंड्यूस होंगे। सेम नेगेटिव
यहाँ पे भी इंड्यूस होंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसीजर हमने एक चीज स्टडी की कि जब भी कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में पुट करेंगे चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करेंगे वोल्टेज की, पोटेंशियल की। अगर हमने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है तीनों कैपेसिटर के साथ, सो अगर V में से V1 जितना पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा, सेकेंड के अक्रॉस अगर हमने मान लिया V2 और थर्ड के अक्रॉस अगर हमने मान लिया V3, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो टोटल पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस इतना ही मिलेगा जितना हमने बाहर से प्रोवाइड किया। इसका मतलब हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर्स वो डिवाइड हो जाएगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट याद रखना है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और सेकेंड पॉइंट याद रखना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। तो अगर हमने बाहर से 10 वोल्ट दिया, अगर V1 के अक्रॉस हमें 2 वोल्ट मिला, V2 के अक्रॉस 3 मिला, तो V3 के अक्रॉस कितना मिलेगा? 5। टोटल कितना आ जाएगा? 10, जो हमने बाहर से प्रोवाइड किया। तो ये दोनों पॉइंट आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है। इसी के बेस पे हम लोग कैपेसिटेंस का फाइनल आंसर C इफेक्टिव कैलकुलेट कर पाएंगे। सो अब थियरी स्टार्ट करते हैं हम। सो जैसे हमने फर्दर डिस्कस किया, 3 कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected with V volt battery. Then charges on the plates of the capacitor plus Q minus Q, then plus Q minus Q, and for the final capacitor plus Q minus Q. मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट के ऊपर इंड्यूस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस सेकेंड प्लेट के ऊपर। तो ये चार्ज का हमने डिवीजन देख लिया कि चार्ज कैसे डिवाइड होंगे। उसके बाद पोटेंशियल, अगर फर्स्ट प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, सेकेंड के अक्रॉस V2 एंड थर्ड के अक्रॉस V3, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये डायग्राम के अक्रॉस हमने पूरा स्टेटमेंट लिखा है। फिगर शोज 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल दिया है। नेक्स्ट, this sets up charges plus or minus Q on the 2 plates of each capacitor. तीनों कैपेसिटर के इस प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाइल अप हो जाएंगे। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। इसी में थ्रू आउट द प्रोसीजर हमने क्या ऑब्जर्व किया? चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट। सो V1 फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V1 विच इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब नेक्स्ट तीनों पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू फर्स्ट V1 के लिए क्या हो जाएगा? ये Q बाई C1, V2 के प्लेस पे हमने लिखा Q बाई C2 और V3 के प्लेस पे लिखा Q बाई C3। तीनों टर्म में से Q की वैल्यू कॉमन लेंगे और Q को डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा? V बाई Q विच इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी कॉम्बिनेशन में अगर हमने CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने S यहाँ पे इंडिकेट किया है। If CS is the effective capacitance, then V by Q क्या हो जाएगा? CS 1 upon CS हो जाएगा according to formula of the capacitance. So V by Q के प्लेस पे हमने क्या लिखा? 1 upon CS which is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो ये कॉम्बिनेशन का आंसर हो गया। जब भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू अगर n कैपेसिटर होगा तो n कैपेसिटर के लिए 1 अपॉन CN। सेम कॉम्बिनेशन हमने 10th स्टैंडर्ड में रेसिस्टर्स के लिए स्टडी किया था। अगर कोई भी रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी कंडीशन से टोटली अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। जो कॉम्बिनेशन हमने सीरीज में रेजिस्टर्स के लिए स्टडी किया था वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल के लिए स्टडी करेंगे, और जो कॉम्बिनेशन हमने
पैरेलल के लिए स्टडी किया था वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैपेसिटर के लिए हो गया सीरीज में। तो ये दोनों चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब रेजिस्टेंस का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। तो कैपेसिटर का अगर सीरीज फॉर्मूला आपको याद रखना है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्दर हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया इसके अंदर, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो n कैपेसिटर के लिए ये क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn। अगर सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू अप टू Cn इज इक्वल टू C, मतलब n कैपेसिटर्स जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, सारे n कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस अप टू n टाइम्स हम लोग लिखेंगे 1/C, सबको कंबाइन करके 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स अपॉन C। इसका मतलब CS इज इक्वल टू C बाई n। इसी फॉर्मूला से पता चलेगा अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स 5 माइक्रोफेराड के हैं और हमारी रिक्वायरमेंट 2.5 माइक्रोफेराड की है, इसका मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास जो कैपेसिटर्स अवेलेबल है उससे कम है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें डिक्रीज करनी होगी। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो इसी के लिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सीरीज। तो इसी फॉर्मूला से पता चलेगा कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें स्मॉलर वैल्यू का कैपेसिटेंस चाहिए तो ऑलवेज कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये एक बेनिफिट हो जाएगा, अगर हमें कोई दो कैपेसिटर्स गिवन है उससे कम कैपेसिटेंस हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो वो दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, देन व्हाट विल बी द फाइनल और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फाइनल कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, V और Q मतलब चार्ज एंड पोटेंशियल में जो चेंजेस होगा वो चेंजेस सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है जितना पोटेंशियल बैटरी से हमने इस वाली ब्रांच को दिया, सेम पोटेंशियल ये फर्स्ट ब्रांच को और सेम पोटेंशियल ये थर्ड ब्रांच को भी मिलेगा। मतलब थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन, थ्रू आउट द प्रोसीजर V की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट। सो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी अक्रॉस दी 3 कैपेसिटर्स। अब नेक्स्ट टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल चार्ज बैटरी से जितना भी चार्ज निकलेगा उसमें से Q1 चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर डेवलप होगा, Q2 चार्ज सेकेंड प्लेट के ऊपर और Q3 चार्ज थर्ड प्लेट के ऊपर, मतलब थर्ड कैपेसिटर के ऊपर। तो टोटल चार्ज बैटरी से जितना भी फ्लो होगा वो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको याद रखना है। अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। Figure shows 3 capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in parallel. A potential difference V is applied across the combination. All the capacitors have a common potential V but different charges given by. अब चार्जेस कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। देन Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। तीनों कॉम्बिनेशन में देखिए आप V की वैल्यू कॉमन। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन का, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इंटू V, Q2 के लिए C2 इंटू V एंड Q3 के लिए C3 इंटू V। V को कॉमन निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। देन Q बाई V, जो V हमने कॉमन निकाला उसको LHS के साथ डिवाइड करेंगे तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और Q बाई V मतलब C, और ये C को हमने नाम दिया है CP बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसी को हमने बोला है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सेम कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स के लिए पूछा जाए तो n कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी कैपेसिटर
पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा डायरेक्टली एडिशन करेंगे। और सीरीज में पूछा जाएंगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों कॉम्बिनेशन आपको परफेक्टली याद रखना है। अब नेक्स्ट जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में कहा जाता है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। सो हाउ टू इंडिकेट और हाउ टू डिटेक्ट कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा और हाउ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। तो ये दोनों चीज हम लोग न्यूमेरिकल के साथ स्टडी करेंगे। अब अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स है और सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C होगा, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 विच इज इक्वल टू अप टू Cn इज इक्वल टू C, देन टोटल कैपेसिटेंस मतलब फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू n टाइम्स C। इसी फॉर्मूला से पता चलेगा अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कोई भी कैपेसिटर्स दिए हैं और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो दोनों कैपेसिटर से ज्यादा वैल्यू की होगी, तब हम लोग उस कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से इफेक्टिव कॉम्बिनेशन की वैल्यू ओरिजिनल कैपेसिटेंस से n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर हमारे पास 3 कैपेसिटर होंगे तो ये वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है अगर सारे कैपेसिटेंस इक्वल वैल्यू के होंगे तो। अगर इक्वल वैल्यू के नहीं होंगे तो डायरेक्टली एडिशन करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमने शॉर्टकट फॉर्मूलाज बनाए। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C/n और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स C। ये दोनों फॉर्मूला हमने इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐड किया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि हमारे पास टोटल 20 कैपेसिटर्स है, अगर उसमें से 10 कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आई x, बाकी के 10 कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और उसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिला उसका आंसर आया y। तो अगर 20 कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के होंगे तो उस ओरिजिनल कैपेसिटर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आपको किसी एक के लिए वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सपोज करने के बाद उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों कॉम्बिनेशन का ये वाला फॉर्मूला होगा तो हम लोग डायरेक्टली एक ही स्टेप में ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सो CS/Cp हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CS/Cp क्या हो जाएगा, C/n इंटू 1/n इंटू C विच इज इक्वल टू 1/n²। तो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, n² इज इक्वल टू Cp/Cs विच इज इक्वल टू, तो अगर n से n फाइंड आउट करना है हमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर का भी हमारे पास आंसर होगा n इज इक्वल टू √Cp/Cs। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिए हैं उसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है सारे कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल है और ओरिजिनल कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग करेंगे Cp इंटू CS मल्टीप्लीकेशन। तो Cp इंटू CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू C इंटू C/n। n से n कट हो जाएगा तो फाइनल आंसर कौन सा आ जाएगा, C²। तो C इज इक्वल टू √Cp इंटू CS। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल 20 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज, मतलब सारे कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल है, उसमें से 10 कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए पैरेलल में तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया x। बाकी के 10 कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और उसका इफेक्टिव आंसर आया y। तो ओरिजिनल कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, तो ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू √x इंटू वाई। एक स्टेप में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसी टाइप के MCQs और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अब तक आपने इस लेक्चर के अंदर जो दोनों टॉपिक स्टडी किए, आपको विथ प्रॉपर नोट्स एंड डायग्राम ये पूरे दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक के अंदर, और साथ ही आपको फॉर्मूला की लिस्ट में इस लेक्चर में जितने भी फॉर्मूला स्टडी किए बेसिक फॉर्मूलाज, वो n कैपेसिटर्स के लिए हो या फिर हमने जो डायग्राम में 3 कैपेसिटर यूज किए उसके लिए हो, आपको सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करने हैं और स्पेशली आपको ये नोट भी लिखनी है आपके बुक में। तो सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।